19 जुलाई 2026 असम के हजारों परिवारों की जिंदगी कुछ ही पलों में बदल गई। वह घर जिनमें बाढ़ का पानी कभी नहीं आता था, आज उन घरों में भी पानी भर चुका है। लोगों ने अपनी रात चारपाई, छत पर और पेड़ों पर गुजारी है। महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सभी लोग बिना किसी बिजली के, बिना किसी भोजन के और बिना किसी सुरक्षित आश्रम के अपनी रातें बिताते रहे। और यह सिर्फ कुछ ही घरों की बात नहीं है। कुछ ही दिनों में सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए, लाखों लोग प्रभावित हुए, खेत, सड़कें, स्कूल और अस्पताल पानी में डूब गए, राहत शिविर भरने लगे और सामान्य जीवन पूरी तरह ठहर गया। सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि इस बार वह इलाके भी पानी में डूब गए जहां पर लोगों ने पहले कभी भी इतनी भीषण बाढ़ नहीं देखी थी। लेकिन हर मॉनसून असम में सबसे ज्यादा क्यों डूबता है? दशकों से बाढ़ नियंत्रण के दावे होते रहे, फिर भी स्थिति क्यों नहीं बदलती? इस सवाल का जवाब कई कारणों में छिपा है। असम की भौगोलिक स्थिति, नदियों में बढ़ता गाद यानी कि सेडिमेंटेशन, 1950 का विनाशकारी भूकंप, वनों की कटाई, खनन और आपदा प्रबंधन की कमियां, इन्हीं सभी कारणों और समाधान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो असम है वहां पर हर साल बाढ़ क्यों आती है। असम एक विशाल नदी घाटी है। इसके उत्तर में हिमालय है, इसके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की पहाड़ियां है, दक्षिण में मेघालय, मिजोरम, मणिपुर की पर्वत श्रृंखलाएं है। यानी कि यह राज्य तीन ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जबकि पश्चिम की ओर अपेक्षाकृत संकरा निवास है। मानसून के दौरान जब इन पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है तो पानी तेजी से नीचे मैदानों की तरफ बढ़ता है। यह पूरा जल अंततः असम की नदियों, विशेषकर ब्रह्मपुत्र और बराक नदी में आकर मिल जाता है। यही कारण है कि असम का बड़ा हिस्सा स्वाभाविक रूप से बाढ़ प्रवण क्षेत्र माना जाता है। अब हम बात करते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, वहां से यह अरुणाचल प्रदेश की खड़ी पहाड़ियों से होकर असम के मैदानों में प्रवेश करती है। इस लंबे सफर के दौरान नदी अपने साथ केवल पानी नहीं लाती, बल्कि पहाड़ों से टूटकर आई मिट्टी, रेत और चट्टानों के महीन कण भी ले आती है। इन्हीं तलछट, सेडिमेंट्स या सिल्ट कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की उन प्रमुख नदियों में से एक है जो अपने प्रवाह के साथ अत्यधिक मात्रा में सेडिमेंट्स लेकर चलती है। जैसे ही यह नदी पहाड़ों से निकलकर असम के समतल मैदानों में पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। गति कम होने पर नदी अपने साथ लाई हुई सिल्ट को नीचे जमा करते रह जाती है। यही सिल्ट धीरे धीरे नदी के जो तल है उसको ऊंचा करती रहती है, और जब यह नदी का तल ऊपर उड़ जाता है तो इसका पानी तो उसकी पानी समेटने की क्षमता कम होने लगती है। इसका नतीजा थोड़ी सी अतिरिक्त बारिश भी नदी के किनारों से बाहर बहने पर मजबूर कर सकती है। अब हम बात करते हैं 1950 के भूकंप की, जिसने सब कुछ बदल दिया। असम की बाढ़ की समस्या गंभीर जब हुई जब हमें देखने को मिला 1950 का भूकंप। लेकिन अगर पूछा जाए कि असम में बाढ़ की समस्या इतनी गंभीर कब हुई, तो इतिहास हमें लेकर जाता है 15 अगस्त 1950 में। उस दिन असम और तिब्बत क्षेत्र में लगभग 8.6 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया, जिसे 20वीं सदी का सबसे विनाशकारी भूकंपों में गिना जाता है। इस भूकंप के बाद पहाड़ों में भारी भूस्खलन हुआ, लाखों टन मिट्टी और चट्टानें नदियों में आ गिरी। ब्रह्मपुत्र में अचानक अधिक सिल्ट पहुंच गई कि कई स्थानों में उसका तल पहले की तुलना में काफी ऊंचा हो गया और नदी की धारा भी कई जगह बदल गई। तब से ब्रह्मपुत्र एक स्थिर नदी नहीं रही। यह हर कुछ वर्षों में अपना रास्ता बदल लेती है, किनारों का कटाव करती रहती है और नए क्षेत्रों को बाढ़ की चपेट में ले आती है। यही कारण है कि जिन इलाकों में दशकों तक बाढ़ नहीं आई, वहां भी अचानक गंभीर बाढ़ देखी जा सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन केवल तापमान नहीं बढ़ाता, लेकिन वर्षा के स्वाभाविक रूप को भी बदल देता है। पहले जो बारिश कई दिनों या हफ्तों में होती थी, अब उसका बड़ा हिस्सा बहुत कम समय में हो जाता है। से नदियों में अचानक पानी बढ़ता है और फ्लैश फ्लड तथा व्यापक बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। कई अध्ययनों में उत्तर पूर्व में अत्यधिक वर्षा की घटना में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण चुनौती माना जाता है। लेकिन केवल जलवायु परिवर्तन को दोष देना भी पूरी तस्वीर नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो मानव गतिविधियां है यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज है, उसने इस खतरे को कैसे बढ़ाया है और कैसे बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानव गतिविधियों जैसे कि वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव,
अनायोजित निर्माण अनियोजित निर्माण और नदी तटों पर मानवीय हस्तक्षेप भी इस संकट को गंभीर बना रहे हैं। साल 2001 से 2004 के बीच असम में लगभग 3,400 वर्ग किलोमीटर पेड़ों का आवरण समाप्त हो गया। इससे मिट्टी को पकड़ने वाली प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर हुई और मानसून के दौरान पहाड़ी ढलानों में बड़ी मात्रा में मिट्टी नदियों तक पहुंचने लगी। अब हम बात करते हैं कि जो सरकार है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है क्या। असम में वर्षों से तटबंध बनाए गए और उनकी मरम्मत भी की जा रही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र कोई साधारण नदी नहीं है। यह लगातार अपना मार्ग बदलती है, भारी मात्रा में तलछट लाती है यानी कि सेडिमेंट्स लाती है और कई स्थानों पर कटाव करती रहती है। इसलिए केवल तटबंध या सीमित ड्रेजिंग जैसे परियोजनाएं हर परिस्थिति में स्थायी समाधान नहीं मानी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाढ़ प्रबंधन को केवल इंजीनियरिंग परियोजना नहीं बल्कि नदी बेसिन प्रबंधन, भूमि उपयोग योजना, जलवायु अनुकूलन और समुदाय आधारित आपदा तैयारी के साथ जोड़कर देखना होगा। यानी यह सवाल नहीं है कि बाढ़ आएगी या नहीं, असल सवाल यह है कि क्या हम उसके लिए पहले से तैयार होंगे। क्योंकि प्रकृति को पूरी तरह रोकना शायद संभव ना हो, लेकिन सही योजना, बेहतर चेतावनी प्रणाली, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाखों लोगों की जान और आजीविका को जरूर बचाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि दुनिया के दूसरे देशों में ऐसी चुनौती का सामना कैसे किया और जो असम है वो उनके अनुभवों से क्या सीख ले सकता है। नदी विशेषज्ञ लंबे समय से कहते आए हैं कि ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी को पूरी तरह नियंत्रित करना व्यवहारिक नहीं है। इसलिए दुनिया के कई देशों ने एक अलग रास्ता चुना, लिविंग विद फ्लड्स, यानी कि बाढ़ के साथ सुरक्षित तरीके से जीना। इसका अर्थ है कि जहां पर बार बार बाढ़ आती है वहां जो घर है उनको ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया जाए। हर गांव में बहुउद्देशीय बाढ़ शरण स्थल हो जहां पर पीने का पानी, शौचालय, दवाइयां और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। स्कूलों में पंचायत स्तर पर नियमित आपदा प्रबंधन परीक्षण दिया जाए ताकि लोग संकट के समय घबराए नहीं बल्कि सही निर्णय ले सके। अब हम बात करते हैं जो तकनीक है वो इसके अंदर हमारी कैसे मदद कर सकती है। आज सैटेलाइट, मौसम रेडार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई की मदद से भारी वर्षा और नदी के जल स्तर का पहले ही बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है। अगर समय पर चेतावनी हर गांव तक पहुंच जाए तो लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकते हैं और जान माल का नुकसान काफी कम किया जा सकता है। बाढ़ को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो असम है उसको दुनिया से क्या सीख लेनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या बाढ़, भूकंप या सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोका जा सकता है, तो शायद जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर सवाल यह हो कि क्या आपदाओं से होने वाले नुकसान को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, तो इसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ। दुनिया के कई देशों ने यही करके दिखाया है। उन्होंने प्रकृति से लड़ने की बजाय उसे समझने और उसके साथ सुरक्षित तरीके से जीना सीखा है। आइए जानते हैं कि उनसे जो असम है वो क्या सीख सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जापान की, जिसने बताया कि जो तैयारी है वो ही सबसे बड़ा बचाव है। जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में से एक है, जहां हर साल हजारों छोटे बड़े भूकंप आते हैं। इसके अलावा सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट का भी लगातार खतरा बना रहता है। फिर भी इतनी बड़ी प्राकृतिक चुनौतियों के बाद भी जापान में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। आखिर क्यों? क्योंकि जापान ने आपदा आने का इंतजार नहीं किया बल्कि पहले से तैयारी की। वहां पूरे देश में अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किए गए, जहां जैसे ही भूकंप की शुरुआती तरंगे दर्ज होती है उसी सेकंडों में मोबाइल फोन, टीवी, रेडियो और सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली के माध्यम से लोगों तक चेतावनी मिल जाती है। ये जो कुछ सेकंड या छोटे लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं कुछ सेकंड में लाखों लोगों की जान बच सकती है। जापान के स्कूलों में बच्चों को बचपन से ही आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाती है, नियमित मॉक ड्रिल कराई जाती है ताकि असली आपदा आने पर लोग घबराए नहीं बल्कि सही कदम उठाए। इसके अलावा नई इमारतों के लिए सख्त भूकंप निरोधी निर्माण मानक लागू किए गए हैं। जापान हमें यह सिखाता है कि तकनीक और जागरूकता आपदा प्रबंधन की सबसे मजबूत नींव है। अब चलते हैं यूरोप के एक छोटे से देश में जो कि है नीदरलैंड। यह देश समुद्र तल से भी नीचे स्थित है। अगर यही
जल प्रबंधन सही ना हो, अगर यहाँ जल प्रबंधन सही ना हो तो पूरे देश का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब सकता है। शुरुआत में नीदरलैंड ने ऊंचे ऊंचे बांध बनाए, लेकिन समय के साथ वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि केवल दीवारें ऊंचे करने से समस्या हमेशा हल नहीं होती। लेकिन समय के साथ वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि केवल दीवारें ऊंची करने से समस्या है वो हमेशा हल नहीं होती। इसके बाद उन्होंने एक नई सोच अपनाई जो कि थी रूम फॉर द रिवर, यानी कि नदी के लिए जगह छोड़ो। इस योजना के तहत कई स्थानों पर नदी के किनारों को चौड़ा किया गया, पुराने बाढ़ क्षेत्रों को पुनर्जीवित किया गया और जहां संभव हुआ वहां की बस्तियों को एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। इसका उद्देश्य नदी को नियंत्रण करना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रूप से बहने की जगह देना था। नतीजा यह हुआ कि बाढ़ का दबाव कम हुआ और कई क्षेत्रों में नुकसान भी घटा। यह हमें यह सीख देता है कि कभी भी समाधान प्रकृति से संघर्ष नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाने में होता है। अगर दक्षिण एशिया में बात करें तो बांग्लादेश का उदाहरण बेहद महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश लगभग हर साल बाढ़ और चक्रवात का सामना करता रहता है। एक समय था जब बड़े चक्रवात में लाखों लोगों की जान चली जाती थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में तस्वीर काफी बदल गई है। सरकार ने पूरे देश में हजारों बहुउद्देशीय चक्रवात एवं बाढ़ शेल्टर बनाए हैं। तटीय क्षेत्रों में लाखों लोगों तक पहुंचने वाली अर्ली वार्निंग प्रणाली विकसित की गई है। स्थानीय स्वयंसेवकों का विशाल नेटवर्क तैयार किया गया है, जो चेतावनी मिलते ही गांव-गांव जाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में मदद करता है। परिणाम स्वरूप समान तीव्रता की आपदाओं से पहले की तुलना में मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। बांग्लादेश का अनुभव बताता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद सही योजना और सामुदायिक भागीदारी से बड़े बदलाव संभव है। अब हम बात करते हैं कि जो असम है इनसे क्या सीख सकता है। अब सवाल यह है कि इन देशों से असम क्या सीख ले सकता है। सबसे पहली सीख, बाढ़ को पूरी तरह रोकने का वादा करने के बजाय उसके प्रभाव को कम करने पर जोर देना होगा। हर बाढ़ प्रभावित गांव में ऊंचे सामुदायिक शेल्टर बनाए जा सकते हैं। रियल टाइम नदी निगरानी और आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम को और मजबूत किया जा सकता है। स्कूलों, पंचायतों और स्थानीय समुदायों को नियमित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया जा सकता है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निर्माण और भूमि उपयोग के लिए वैज्ञानिक योजना लागू की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, नीतियां केवल आपदा के बाद राहत बांटने तक सीमित नहीं ना रहे, बल्कि आपदा से पहले तैयारी को प्राथमिकता दे। जापान, नीदरलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों में हमें एक महत्वपूर्ण सबक दिया है। प्रकृति को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता है, लेकिन सही तैयारी से उसके नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। असम के लिए यह ही सबसे बड़ी सीख है। ब्रह्मपुत्र केवल बाढ़ की नदी नहीं, बल्कि असम की संस्कृति, खेती और जीवन की पहचान है। यही नदी जीवन भी देती है और समय समय पर हमारी तैयारी की परीक्षा भी लेती है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि अगली बार कब आएगी, लेकिन सवाल यह है कि अगली बार हम उसके लिए पहले से बेहतर तैयार होंगे या नहीं। अगर सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और समाज मिलकर दीर्घकालीन योजनाएं, आधुनिक चेतावनी प्रणाली और बेहतर आपदा प्रबंधन का काम करे, तो बाढ़ को पूरी तरह रोकना भले संभव ना हो, लेकिन उसके होने वाले नुकसान को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। क्योंकि किसी भी समाज की असली ताकत आपदा आने में नहीं, बल्कि उससे सीखकर भविष्य को सुरक्षित बनाने में होती है। धन्यवाद।